तो आज के क्लास में हम लोग वोल्टेज ज्वाइंट में जो पढ़ेंगे टॉपिक्स है वो है इसेंट्रिकली लोडेड वोल्टेज ज्वाइंट इन शियर। ठीक है। इसमें इसेंट्रिक लोड में बेसिकली हम लोग को दो चीज पढ़ना है। एक जो कि अंडर शियर में होगा, यानी कि जिस समय इसका जो एक्सिस यहाँ पर जो लोड लग रहा है डायरेक्शन वो इस प्रकार लग रहा है कि सारा का सारा बोल्ट जो है वो शियर में होगा। ठीक है। और दूसरा चीज है कि इसमें एक एक लोड ऐसा हम लोग इसमें लगाएंगे जिससे कि ये टोटल का टोटल बोल्ट जो है वो मतलब पूरा सिस्टम अंडर बेंडिंग होगा लेकिन बोल्ट में टेंशन आएगा। तो उस ये दो टॉपिक हमको इसेंट्रिक लोड में पढ़ना है। तो उसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इसेंट्रिकली लोडेड बोल्टेड ज्वाइंट इन शियर। ठीक है। कि एक बोल्टेड ज्वाइंट है, मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस स्ट्रक्चर में जो ज्वाइंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो बोल्टेड ज्वाइंट है, जिसको हम लोग नट बोल्ट से हम लोग क्या किए हैं, ज्वाइन किए। जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि ये एक कोई वाल है। ये क्या है, कोई एक वाल है ना, या फिर कोई एक फिक्स्ड ऐसा एलिमेंट है, बेसमेंट है, या कोई एक वाल है जिसके ऊपर एक हमारा कोई एक स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो इसमें फास्टेनिंग है। और इसमें देख रहे हैं जैसा कि फिगर में कि इसमें जो है तो कितना 4 बोल्ट यूज हुआ है ना। 4 बोल्ट की मदद से हम लोग इस दोनों ही एलिमेंट को फास्टेनिंग किए हैं। और यहाँ पर जो लोड जो एक्ट हो रही है वो जहाँ पर हमारा बोल्टेड ज्वाइंट है वहां से वो दूर है ना, सर्टेन डिस्टेंस पे यहाँ पर लोड लग रही है। जो भी तो इस तरह के लोड जो कि बोल्ट का जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे कहीं दूर पे अगर एक्ट होती है, उससे सर्टेन डिस्टेंस पे एक्ट होती है, तो इस तरह के ही लोड को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक लोड। ठीक है। पूछेगा कि इसेंट्रिक लोड क्या होता है, तो इसेंट्रिक लोड जो है जहाँ पर सीजी होता है, वोल्टेज फास्टेनिंग का जहाँ सीजी होता है, अगर सीजी से कहीं पे सर्टेन डिस्टेंस पे अगर कहीं भी अगर लोड लग रहा है, वर्टिकल लोड, ठीक है, तो ये कहलाता है इसेंट्रिक लोड। यानी कि इसेंट्रिक लोड का एक तरह से और भी समझ सकते हैं कि इस लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा और हमारा जो सीजी होगा, है ना, वो दोनों एक दूसरे पर मैच नहीं करेगा। जैसे कि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है और सीजी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो ये इस दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, तो ये लोड इसेंट्रिक लोड कहलाता है। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये जितना डिस्टेंस पे लोड होगा, इस डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसको सिंपली कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी एक डिस्टेंस है जहां पे लोड लग रहा है, वो पॉइंट का कहाँ से, तो जहां पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से बीच का ये दूरी उसका इसेंट्रिक डिस्टेंस या सिंपली इसेंट्रिसिटी कहलाती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल वर्क फास्टेनिंग किया हुआ है वो 4 बोल्ट से जुड़ा हुआ है। बोल्ट नंबर 1 है, बोल्ट नंबर 2 है, बोल्ट नंबर 3 है, बोल्ट नंबर 4 है। इस तरह से 4 भी है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पे कितना भी हो सकता है। ठीक है। तो वो मायने नहीं रखता है, हम लोग को यहाँ पे कोई कितना भी नंबर ऑफ बोल्ट हो, सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इन चारों बोल्ट का सीजी निकालें। तो जैसे कि ये चारों बोल्ट इस तरह से अरेंजमेंट है, तो स्वाभाविक है जो इसका सीजी होगा उसका मिडिल पॉइंट पे होगा। सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है, जहां पर टोटल का टोटल लाइन ऑफ एक्शन एग्जिट करता है। मतलब यहाँ पर बोल्ट पर लगने वाला जो फोर्स होगा, है ना, वो इसका एक पॉइंट के अराउंड ये लगेगा, तो यही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है। इस बोल्टेड ज्वाइंट में ये बोल्ट जो है वो सीयर में होगा। मतलब हो गया कि ये जो हमारा एलिमेंट है या पार्ट है,
ये मान लीजिए कि इस यहाँ पर लोड लग रहा है, तो ये अगर अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगा कब, जब इस ये चारों का चारों बोल्ट जो है वो अपने जगह से टूट जाएगा या स्लिप कर जाएगा। पहला चीज है कि यहाँ पर लग रहा है अगर ये बोल्ट यहाँ से टूट गया, ये भी यहाँ से टूट गया, तब जा करके ये क्या होगा, यहाँ से अपने प्लेस से ये डिस्प्लेस होगा। और जब तक इसके पास शियर स्ट्रेंथ है तब तक ये इस स्ट्रक्चर पार्ट को वो लोअर नहीं होने देगा, है ना। तो ये इसका बेसिक अरेंजमेंट है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे कि यहाँ पर हम एज्यूम कर लिए कि ये ई जो है वो क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो है कोई भी मतलब लोड जो कि अगर सीजी से दूर लग रहा है तो स्वाभाविक है कि वो एक बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कहाँ जीरो होता है, जिस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पास करती है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोड ऑफ एक्शन जो है वो दूर है तो उस पे कहीं ना कहीं एक मोमेंट लगता है। मोमेंट बराबर ही होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे ही एक डिस्टेंस पर फोर्स लगेगा तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कि अगर यहाँ पर इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसकी हम ड्रॉ करें यहाँ पर, इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, और यहाँ पर ये बोल्ट नंबर 1 है, बोल्ट नंबर 2 है, बोल्ट नंबर 3 है, 4 है, चारों बोल्ट है। ठीक है, तो जो भी लोड इसमें लग रहा है उस लोड को ये चारों बोल्ट मिल के कैरी कर रहा है। मतलब अब हो सकता है कि इसमें किसी एक बोल्ट पर ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा लोड लग रहा हो और कोई बोल्ट पे कम लग रहा हो, तो कम या ज्यादा बोल्ट पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बोले तो इस अगर ये स्ट्रक्चरल पार्ट इक्विलिब्रियम में है यानी अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, स्टैटिक में है, तो फिर ये जितना वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड में लोड लग रहा है या इस लोड के कारण जो भी इफेक्ट इस स्ट्रक्चरल वर्क पे आ रहा है उसका टोटल का टोटल इफेक्ट को ये चारों बोल्ट मिल के कैरी करेगा। अब ये बराबर बराबर कैरी करेगा कि कम या ज्यादा करेगा, ये हमारे अब उसका फास्टेनिंग अरेंजमेंट और उसका मतलब कैलकुलेशन पे निर्भर करता है। लेकिन ओवरऑल जो है चारों बोल्ट मिल के ये टोटल लोड के इफेक्ट को सस्टेन करेगा। ठीक है, तो हम लोग को अगर इस तरह की प्रॉब्लम जहां भी मिलती है जिसमें इसेंट्रिक लोड अगर एक्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स हम इस लोड को रिप्लेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इस वर्टिकल लोड पी को रिप्लेस कर देते हैं। एक वर्टिकल लोड का क्या इफेक्ट होगा, इस वर्टिकल लोड का एक इफेक्ट ये होगा कि इसको सीजी पर अगर हम इस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लोड लगेगा, ये टोटल पी जो है ये अगर यहाँ पर अभी लाइन ऑफ एक्शन इसका इसेंट्रिक डिस्टेंस पे है, तो इस फोर्स को हम रिप्लेस करके, इस फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको इसके इफेक्ट को हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। तो इस लोड का जो इफेक्ट होगा, एक इफेक्ट तो ये होगा कि जितना मैग्नीट्यूड में यहाँ पे लोड लग रहा है उतनी ही मैग्नीट्यूड में और वही डायरेक्शन में लोड जो है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगेगा, है ना। इस लोड के कारण ये पार्ट जो है ये नीचे आने का टेंडेंसी होगी। मतलब ये लोड चाहेगा कि इस चारों बोल्ट को तोड़ते हुए इस पार्ट को हम बॉटम डायरेक्शन में मतलब इसको लाएं। तो एक सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, पी का वैल्यू सेम ही यहाँ पर रहेगा क्योंकि ये एक फोर्स एक वेक्टर है। अगर ये इस वेक्टर क्वांटिटी को हम किसी भी प्लेस पे ले जा सकते हैं विदाउट मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो वही हम इस पी को यहाँ से रिप्लेस करके उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर यहाँ पर ला दिए, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि बॉटम नीचे की ओर ये लग रहा है। तो एक इफेक्ट ये हो गया। दूसरा इफेक्ट इस लोड के कारण क्या होगा कि ये लोड इस चारों बोल्ट के ऊपर एक बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पर
लगेगा। और ये बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा, तो ये बेंडिंग मोमेंट का मान होगा जो ये लोड है वो लोड P इनटू इसका डिस्टेंस। तो यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और जहाँ पे लाइन लोड एक्ट हो रहा है इसके बीच का डिस्टेंस है E, इसेंट्रिसिटी, तो P इंटू E, ये टोटल क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो आज से हम लोग को ये बात हमेशा दिमाग में याद रख लेना है कि जब भी कहीं पर भी हमको अगर इसेंट्रिक लोड का केस आता है तो हमारा फर्स्ट काम होगा कि पहले उसके सीजी को ढूंढेंगे। अगर हमको यहाँ पर सीजी मिल गया, जैसे हम एज्यूम कर लें कि इसका यहाँ पर क्या है, सीजी है, ठीक है, तो इस सीजी पर अब इस लोड को हम यहाँ से रिप्लेस करके और इसका इस लोड को यहाँ से ट्रांसफर करके हम लाएंगे कहाँ पर, सीजी पर। तो सीजी पर यहाँ पर जो इफेक्ट होगा, एक इफेक्ट तो ये होगा कि ये इस जो वेक्टर मैग्नीट्यूड है जो भी फोर्स का, वो सीधा का सीधा यहाँ पर प्लेस्ड हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और दूसरा इफेक्ट जो इसेंट्रिक लोड का होता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट बराबर हो गया, कितना वैल्यू होगा, तो जितना यहाँ पर लोड का वैल्यू है वो P और जो इसका डिस्टेंस है ई, P इंटू ई, इतना बेंडिंग मोमेंट कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर दो दो यहाँ पर एक्ट हो रहा है। एक वर्टिकल लोड एक्ट हो रहा है P मैग्नीट्यूड का, और दूसरा इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है P इंटू ई के मैग्नीट्यूड का। अब ये बोल्ट हमारा फेल ना करे, ये बोल्ट अगर हमारा इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि चारों का चारों बोल्ट जो है यहाँ पर इस वर्टिकल लोड को और इस बेंडिंग मोमेंट, अगर दोनों को कैरी करने में ये सक्षम है तो फिर ये स्ट्रक्चरल जो है वो हमारा सेफ रहेगा और वो इक्विलिब्रियम में रहेगा और लोड को वो लगातार कैरी करके रखेगा, है ना। तो अब हम लोग को यहाँ पर यही चीज निकालना है कि अब इन दोनों के इफेक्ट को ये चारों बोल्ट बर्दाश्त कर ले। इसके लिए यहाँ पर बोल्ट की क्या मतलब डायमेंशन होना चाहिए, यानी यहाँ इसमें तो एक ही डायमेंशन उसकी डायमीटर है, क्योंकि ये अंडर शियर है तो शियर एरिया इसका π/4d² ही बनेगा, ठीक है। तो डायमीटर क्या होना चाहिए ताकि इसके पास सफिशिएंट शियर स्ट्रेंथ हो कि ये इस वर्टिकल लोड और इस बेंडिंग मोमेंट को वो सस्टेन कर ले, ठीक है। तो इसी का हम आगे यहाँ पर अलग अलग डायग्राम के थ्रू हम लोग सबसे पहले हम ये लोड को बैलेंस करते हैं, फिर बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वर्टिकल लोड को जो बैलेंस करने के लिए ये टोटल लोड P लग रहा है, चारों इस टोटल लोड P को ये चारों बोल्ट मिल के कैरी कर रहा है, मतलब चारों बोल्ट पर इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो इसके कारण, इस वर्टिकल लोड के कारण जो इस चारों पर रिएक्शन आएगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी फोर्स, ठीक है। और जो बेंडिंग मोमेंट के कारण इन चारों बोल्ट पर जो रिएक्शन आएगा उसको कहेंगे हम सेकेंडरी फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले है कि जो वर्टिकल लोड है, जैसे यहाँ पर ये फिगर में दिख रहा है कि ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सीजी है ये, और इस पर एक वर्टिकल लोड क्या लग रहा है, P लग रहा है नीचे की ओर। तो ये वर्टिकल लोड नीचे की ओर लग रहा है। अगर ये चारों बोल्ट जो है क्या है, आइडेंटिकल है, ये हर चीज से क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस पर क्या होगा कि वर्टिकल लोड को चारों बोल्ट मिल के कैरी करेगा, तो सब बोल्ट पे बराबर बराबर क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। तो इस पे हम लोग मान लेते हैं कि प्राइमरी रिएक्शन जो है इस लोड को सस्टेन करने के लिए, P को सस्टेन करने के लिए इस पर पहला बोल्ट पर रिएक्शन लग रहा है P1 डैश, क्योंकि ये P नीचे की ओर लग रहा है तो इन चारों बोल्ट पर रिएक्शन किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो P1 डैश यहाँ पर पहला बोल्ट पे लग रहा है ऊपर की ओर, नीचे पर यहाँ पर P2 डैश है, ये सेकेंड बोल्ट पर लग रहा है, इसका भी डायरेक्शन अपवार्ड ही रहेगा। ये थर्ड बोल्ट है, थर्ड बोल्ट में P डैश P3 डैश, ये भी किधर रहेगा, अपवार्ड में।
और यहाँ पर चौथा बोल्ट पर भी यहाँ पर P4 डैश जो है ये भी किधर रहेगा, अपवार्ड डायरेक्शन में। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोल्ट के ऊपर जो रिएक्शन है यहाँ पर, ये इसका मतलब ये है कि जो P1 डैश होगा और प्लस P2 डैश होगा प्लस P3 डैश होगा और प्लस प्लस P4 डैश, ठीक है, ये चारों बोल्ट पर रिएक्शन है, ये चारों मिल के बराबर होगा किसका, टोटल लोड के बराबर होगा। टोटल लोड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो ये चारों रिएक्शन का यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये अपवार्ड है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के लिए नेट अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स और नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दोनों अगर बराबर है तो ये क्या रहेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस वर्टिकल लोड को कैरी करने के लिए जो अपवार्ड रिएक्शन है वो P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, इस रिएक्शन को कहा जाता है प्राइमरी प्राइमरी फोर्स या प्राइमरी रेजिस्टेंस, जो भी कहें हम इसको, कि प्राइमरी फोर्स जो है ये प्राइमरी शियर फोर्स हो गया जो इस वर्टिकल लोड को सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ चारों बोल्ट आइडेंटिकल होने के कारण, चारों बोल्ट क्या है, आइडेंटिकल है, तो इन चारों बोल्ट पर अब बराबर बराबर जो है ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब हो गया कि P1 जितना पहला बोल्ट पे जाएगा, इस वर्टिकल रिएक्शन का इफेक्ट जो है जितना पहला बोल्ट पे जाएगा उतना ही दूसरा और तीसरा चौथा सब पे बराबर जाएगा। यानी प्राइमरी शियर फोर्स जो है ऑल बोल्ट पर इक्वल होता है, सब बोल्ट मिल करके और टोटल लोड को सस्टेन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे कि P1 डैश बराबर होगा P2 डैश, बराबर होगा P3 डैश, बराबर होगा P4 डैश, और बराबर होगा कि टोटल लोड P है अब बाय नंबर ऑफ बोल्ट। अगर यहाँ पर 4 है तो ये P/4 होगा। यहाँ पर अगर 2 ही बोल्ट रहता तो P/2 होता हर बोल्ट पर। अगर 6 बोल्ट रहता यहाँ पर तो हर बोल्ट पर P/6 का लोड जो है रिएक्शन वो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्राइमरी शियर फोर्स P1 डैश बराबर P2 डैश बराबर P3 डैश बराबर P4 डैश बराबर हो जाएगा कितना, P/4। टोटल लोड का 4 बोल्ट है तो P/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम CG पर लगने वाला जो वर्टिकल रिएक्शन है उसको हम बैलेंस कर दिए, ठीक है। अब CG पर एक और चीज जो लग रहा है वो लग रहा है बेंडिंग मोमेंट। अब क्या लग रहा है यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है P/E मैग्नीट्यूड का। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर P/E मैग्नीट्यूड का यहाँ पर एक बेंडिंग मोमेंट भी CG पे लग रहा है। तो अब इस बेंडिंग मोमेंट का भी इफेक्ट 1 2 3 4 चारों बोल्ट पे जो है बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट जाएगा, ठीक है। अब ये बेंडिंग मोमेंट दो चीज पे निर्भर करता है। बेंडिंग मोमेंट एक निर्भर करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, और दूसरा है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम CG, या जिस जिस पॉइंट के अबाउट हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से फोर्स का डिस्टेंस पे निर्भर करता है। तो देखिए प्राइमरी शियर फोर्स जैसा हम निकाले कि ये सब बोल्ट पे इक्वल होगा अगर आइडेंटिकल बोल्ट है तो, लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो है वो हर एक जगह बराबर होगा या नहीं होगा ये उसके डिस्टेंस पे भी निर्भर करता है। हो सकता है कि कोई बोल्ट जो है CG से पास में हो और कोई बोल्ट जो है CG से दूर हो। तो डिस्टेंस पे निर्भर होने के कारण ये हर पॉइंट पर जो है अलग 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 हमारा क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट हर बोल्ट पर सेम नहीं रहेगा। हो भी सकता है अगर सब हर बोल्ट का डिस्टेंस और फोर्स का मैग्नीट्यूड CG से सेम मतलब है तब हर बोल्ट पे सेम रहेगा, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है। तो अब हमको बैलेंस करना है कि इस बेंडिंग मोमेंट को भी चारों बोल्ट के ऊपर कितना कितना इफेक्ट चारों बोल्ट पे जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इस बेंडिंग मोमेंट के कारण जो भी रिएक्शन जाएगा चारों बोल्ट पर उसको हम कहेंगे सेकेंडरी शियर फोर्स। जैसा कि यहाँ पर हम इसको अलग डायग्राम में बनाए हैं कि ये हमारा CG है और CG के ऊपर एक
P इंटू ई मैग्नीट्यूड का एक मोमेंट लग रहा है। ठीक है, तो ये लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्वाभाविक है कि चारों बोल्ट का जो रिएक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके कारण जो है, इस बेंडिंग मोमेंट के कारण जो सेकेंडरी शियर फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन देखिए इधर की ओर होगा। P3 डैश है ये इधर की ओर होगा, है ना। P4 इधर की ओर है, P2 इधर की ओर, यानी ओवरऑल देखें तो ये इसका रिएक्शन जो है वो किधर है, एंटी क्लॉकवाइज में। ग्रेविटी पे लग रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट और उसको रेजिस्टेंस में लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये चारों बोल्ट पर जो लगने वाला बेंडिंग मोमेंट है, अगर ये चारों बोल्ट का मिल चारों बोल्ट पर लगने वाला बेंडिंग मोमेंट अगर इस टोटल बेंडिंग मोमेंट के बराबर हो गया तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब यहाँ पर है कि लोड का डायरेक्शन, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि सीजी से पहला बोल्ट का डिस्टेंस R1 है, दूसरा बोल्ट का R2 है, तीसरा बोल्ट का R3 है और चौथा बोल्ट का R4 है। तो जो फोर्स, चूंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट न लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब है कि R1 अगर इसका बोल्ट के सीजी से ओवरऑल जो सीजी है उसके बीच का दूरी है, तो इस R1 जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जब भी ये फोर्स लगेगा तो परपेंडिकुलर ही लगेगा, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस लाइन ऑफ एक्शन और जो ये डिस्टेंस है उस पर, तभी तो ये बोल्ट 1 पे क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी शियर फोर्स का जो हम डायरेक्शन देंगे या फिर उसका जो हम एरो खींचेंगे, लाइन ऑफ एक्शन खींचेंगे, वो इस प्रकार से खींचेंगे कि इसका जो सेंटर डिस्टेंस है, इस सेंटर डिस्टेंस पर ये परपेंडिकुलर हो, तब ना फोर्स का मैग्नीट्यूड P1 डबल डैश इंटू R1, ये मैग्नीट्यूड का बेंडिंग मोमेंट लगेगा पहला बोल्ट पर। ठीक है, सिमिलरली दूसरा बोल्ट पे भी ये R2 डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस बोल्ट का उसके सीजी पॉइंट से, और यहाँ पर P2 डबल डैश जो है ये इस पर क्या आएगा, वर्टिकल आएगा। यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्शन जो ड्रॉ करेंगे वो इस सेंटर डिस्टेंस पर वर्टिकल आएगा। इसी तरह से हम चारों बोल्ट पर हम ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ एक्शन, और लाइन ऑफ एक्शन हम यहाँ पर इस प्रकार ड्रॉ करते हैं कि इसका डायरेक्शन जो होना चाहिए वो अपोजिंग होना चाहिए। जैसे कि सीजी पर यहाँ पर क्लॉकवाइज लग रहा है तो हर बोल्ट पर रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, तब ना दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने पर ये पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस बेंडिंग मोमेंट के कारण जो भी बोल्ट पे रिएक्शन आ रहा है उस सबको हम लोग डबल डैश से डिनोट किए हैं। जैसे कि फर्स्ट बोल्ट पर P1 डबल डैश यहाँ पर आ रहा है, तो ये P1 डबल डैश क्या है, सेकेंडरी शियर फोर्स है जो बेंडिंग मोमेंट के कारण आ रहा है ना। और P1 डैश जो है यहाँ पर हम पहले बताए हैं, ये P1 में एक ही डैश है तो ये प्राइमरी शियर फोर्स हो गया, और डबल डैश कर दिए तो सेकेंडरी शियर फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंडरी शियर फोर्स। तो अब जो यहाँ पर ये तो डिस्टेंस मान ही लिए हैं, R1 R2 R3 R4। अब यहाँ पर टोटल, यहाँ फर्स्ट बोल्ट पर टोटल बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कितना लगेगा, फर्स्ट बोल्ट पर टोटल बेंडिंग मोमेंट जो लगेगा वो लगेगा P1 डबल डैश इंटू R1, ये मैग्नीट्यूड का लगेगा पहला बोल्ट पर। तीसरा बोल्ट पे लगेगा P3 डबल डैश इंटू R3, चौथा बोल्ट पे लगेगा P4 डबल डैश इंटू R4, और यहाँ पर दूसरा बोल्ट पे लगेगा P2 डबल डैश इंटू R2। इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी सबका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तब जाकर के ये चारों का मोमेंट मिला करके और टोटल मोमेंट के बराबर हो गया तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि P इंटू ई जो टोटल बेंडिंग मोमेंट है इसको चारों बोल्ट मिल के कैरी कर रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा P1 डबल डैश R1 जो पहला बोल्ट पे मोमेंट है, P2 डबल डैश इंटू R2 जो कि दूसरा बोल्ट पे मोमेंट है, P3 डबल डैश इंटू R3 ये जो कि तीसरा बोल्ट पे है, और P4 डबल डैश इंटू R4 जो कि चौथा बोल्ट पे है।
तो इन चारों बोल्ट पर बेंडिंग मोमेंट का जो समेशन होगा वो टोटल बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इस तरह से हम, यहाँ 4 था तो 4, 6 रहता तो 6 तक जाते, 3 ही रहता तो 3 ही लेते, 2 रहता तो 2 ही लेते, जितना वोल्ट की संख्या रहेगा उतना हम बैलेंस करेंगे। अब है कि इट इज एज्यूम दैट द सेकेंडरी शियर फोर्स एट एनी बोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सीजी। जो सेकेंडरी फोर्स है, ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी सेकेंडरी शियर फोर्स जो किसी भी बोल्ट के ऊपर लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। मतलब हो गया P1 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर है कि अब ये दूरी का मान जितना ज्यादा होगा, R1 का मान अगर ज्यादा है तो P1 डैश डबल डैश का मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जिसकी मतलब जिस बोल्ट जो है का डिस्टेंस सीजी से सबसे डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा दूर होगा, उस बोल्ट पर सबसे ज्यादा सेकेंडरी शियर फोर्स लगेगा, और जो बोल्ट सीजी के नजदीक होगा वो बोल्ट पर सबसे कम जो है सो सेकेंडरी शियर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर P1 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 के, तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को तोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा C क्या है, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो P1 डबल डैश ये बराबर हो जाएगा C इंटू R1। सिमिलरली जो है P2 डबल डैश भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R2 का, तो इसको भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट CR2। ये कांस्टेंट सबके लिए बराबर होगा क्योंकि एक ही लोड के अंदर ये चारों बोल्ट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर बराबर बराबर सब पे होगा। तो P2 डबल डैश बराबर CR2, P3 डबल डैश बराबर हो जाएगा CR3, और इसी तरह P4 डबल डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर CR4। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन अगर हम 1 मान लें तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर P1 P डबल डैश P2 डबल डैश P3 डबल डैश P सब की मान को हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, P इंटू ई तो इधर है, और यहाँ पर इसके बाद है P1 डबल डैश इंटू R1, तो P1 डबल डैश के बदला यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, C इंटू R1, और R1 तो पहले से ही है। फिर इसी तरह हो जाएगा CR2 इंटू R2, प्लस हो जाएगा CR3 इंटू R3, प्लस हो जाएगा CR4 इंटू R4। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा CR1 का स्क्वायर प्लस CR2 का स्क्वायर प्लस CR3 का स्क्वायर प्लस CR4 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये C सब में क्या है, सेम है, C सब में सेम है, तो इसमें से C को कॉमन ले लेंगे और C का यहाँ पर मान निकालेंगे। तो C बराबर क्या आ जाएगा, P इंटू ई ये वाला, अब बाय सबके नीचे में क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर। ये आ गया हमको क्या, C का मान निकालना। हमको निकालना है सेकेंडरी शियर फोर्स का मान। तो जैसे P1 डबल डैश का मान अब निकालना है, तो P1 डबल डैश बराबर होता है C इंटू R1। तो यहाँ से C का मान हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो इस C का मान है हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो P1 डबल डैश बराबर हो जाएगा PE, है ना, यहाँ पर PE का मान हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पर एक टर्म सिंपल क्या हो जाएगा, R1 से गुना हो जाएगा, तो P इंटू ई इंटू R1 हो गया, अब बाई में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंडरी शियर फोर्स का मान अगर हम दूसरा बोल्ट पे निकालेंगे तो P2 डबल डैश जो हो जाएगा, C का मान तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर जो R1 है यहाँ पर क्या कर देंगे, R2 कर देंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। PE बाय R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर। अगर हमको तीसरा बोल्ट पे भी निकालना होगा तो हम लोग P इंटू ई इंटू यहाँ पर सिंपल R3 कर देंगे, अब बाकी नीचे जो है तो सबका
सेम ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जितना बोल्ट रहेगा दिया हुआ, 4 बोल्ट है तो 4 गो निकाल लेंगे, या नहीं तो यहाँ पर 6 गो रहेगा तो 6 बोल्ट पर निकाल लेंगे, जितना रहेगा उतना हम यहाँ निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक अगर हम पहला बोल्ट को लेते हैं तो पहला बोल्ट पर एक रिएक्शन जो है हमको यहाँ पर क्या लग रहा है, P1 डैश जो प्राइमरी लग रहा है, जो वर्टिकल अपवार्ड में है, और दूसरा जो यहाँ पर सेकेंडरी शियर फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, कुछ यहाँ पर क्या है ऐसे एंगल पे है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये सर्टेन एंगल पे है। तो अगर हम लोग पहला बोल्ट पे निकालें तो एक तो ये प्राइमरी लग रहा है, और सेकेंडरी जो है तो कुछ इस प्रकार से लग रहा है P2 सॉरी P1 डबल डैश, यहाँ पर P1 डबल डैश। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हमको अगर इस बोल्ट के ऊपर अब देख रहे हैं कि 2 फोर्स लग रहा है, ये पहला बोल्ट है, एक प्राइमरी शियर फोर्स और एक सेकेंडरी शियर फोर्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही शियर फोर्स को हम वेक्टोरिकली इसको हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, वेक्टोरिकली ऐड कर देंगे दोनों को, और फिर हम यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट शियर फोर्स का मान जो है निकाल लेंगे, और इसी रिजल्टेंट शियर फोर्स पर हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। मतलब टोटल जो इस बोल्ट के ऊपर शियर फोर्स जो लगेगा, या इस बोल्ट के ऊपर हम बोले तो टोटल जो इफेक्ट होगा फोर्स का, इन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का होगा। तो इसलिए इन दोनों ही फोर्स को हम वेक्टोरिकली दोनों को क्या करेंगे, समेशन करेंगे, और जा करके यानी ओवरऑल बोले तो जैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं वैसे हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट निकालने के बाद वही हमारा फाइनल एक फोर्स का वैल्यू होगा जो बोल्ट 1 पे लग रहा है। और वही फिर इसका जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो इसमें जो शियर स्ट्रेस हमको डेवलप करेगा पहला बोल्ट में, वो हमारा वही जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो रिजल्टेंट फोर्स बाय π/4 इंटू जो इसका डायमीटर अगर बोल्ट का डी है तो ये डी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शियर एरिया बनेगा है ना, ये बोल्ट बोल्ट इस प्रकार से है तो ये टूटेगा तो कुछ इस तरह से टूट जाएगा, है ना। तो इसका जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन शियर एरिया बनेगा वो सर्कुलर ही बनेगा, सर्कुलर एरिया जो हो जाएगा π/4 d²। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया वो रिजल्टेंट फोर्स अब बाय शियर एरिया π/4 d², ये बराबर होगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, है ना। अगर ये परमिसिबल से लोअर वैल्यू आया तो इसका मतलब ये बोल्ट क्या है, सेफ है, और या फिर हमको अलाउएबल स्ट्रेस का मान दिया हुआ है तो हम इस अलाउएबल शियर स्ट्रेस का मान यहाँ पुट करके यहाँ से बोल्ट की डायमीटर को हम लोग निकाल लेंगे, तब जाकर के ये हमारा ये बोल्ट का क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। तो इन सारे चीज को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा हम लोग को और क्लियर होगा। तो इस पर हम लोग एक अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर ये सब के सब क्लियर हो जाएगा।